Hello dear students, welcome to lecture number 4 of magnetostatics. आई होप आप लेक्चर्स को कंटिन्यूशन में देख रहे हैं और उसके साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे बीएससी क्लासेस के लिए। आपको डेरिवेशन भी प्रॉपर आनी चाहिए कि किस तरह से हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ आपको जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा लास्ट में, उसकी एप्लीकेशंस भी आनी चाहिए। ठीक है, वैसे आप +2 लेवल तक बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो रिलेटेड टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, बट ये सब कुछ आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी वो सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन है। और बीएससी में भी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी तो सेम इन्हीं लाइंस पे जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, इसी बेसिस पे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड फिर से फाइंड करने वाले हैं, बट इस बार हम सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। डेरिवेशन डायरेक्ट आती है आपके एग्ज़ाम में, और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसकी एप्लीकेशन भी आ सकती है, जिसमें आप मोर देन 2 कंडक्टर्स ले सकते हो, सर्कुलर कंडक्टर्स, और किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अभी हम सर्कुलर लूप की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सेंटर पे नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लूप के एक्सिस पे है। एक्सिस कहां पे है, मतलब लेट अस सी, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, उसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाई जेड प्लेन में पड़ी हुई है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन द वाई जेड प्लेन। इस लूप की जो रेडियस है बच्चों दैट इज कैपिटल आर, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं, और इसका जो सेंटर है वहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज एक्स। ठीक है, तो एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। इस लूप में करंट जो है वो इस तरह से चल रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है। अगर हम यहां से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे इस करंट को, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट जिस तरफ होता है उस तरफ उधर से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, मतलब इस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो हम देखेंगे जब सॉल्व भी करेंगे, तो इस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो सेम सिचुएशन है, हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बायट-सैवर्ट लॉ लगाना हमने, तो बायट-सैवर्ट लॉ जो है पूरी लूप पे नहीं लग सकता, वो लगेगा एक स्मॉल करंट एलिमेंट पे। तो स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, छोटा सा करंट एलिमेंट पिंक कलर में यू कैन सी यहाँ पे। ठीक है, दिस इज डीएल। अब ये जो डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर यहाँ तो ऐसे शो कर दिया मैंने, बट एक्चुअली ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो लूप है ना ये वाईजेड प्लेन में पड़ी है। वाईजेड प्लेन कहाँ पे है, वाईजेड प्लेन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस स्क्रीन के ऊपर है, तो वाईजेड प्लेन जो है वो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब यहां से जो करंट है, डीएल वेक्टर जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। अब उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो ये जो डॉट मैंने लगाया, ये डॉट मुझे आउटवर्ड करंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल करंट एलिमेंट विद आउटवर्ड करंट। अब अगर करंट यहां से बाहर आया तो यहां से फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अंदर चला जाएगा, तो यहां हम क्रॉस लगा देते हैं, जस्ट बताने के लिए कि इस पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है। तो ये भी वही सेम करंट है, लेकिन यहां से अंदर जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द लूप, इसका नाम रख लेते हैं सी डी, स्मॉल करंट एलिमेंट सी डी। ठीक है, ओके, तो लेट ए स्मॉल करंट एलिमेंट CD, इसका नाम है CD, इज इक्वल टू आइडियल वेक्टर। ठीक है, ऑन द लूप एज शोन, ये हमने मान लिया। अब बच्चों इस स्मॉल करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड तो आप लिख सकते हो ना P पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ है उसके लिए।
तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, आपको इस करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस जो है हम इस तरह से बना देंगे यहाँ पे ऐसे, इसका हम नाम स्मॉल r रख लेते हैं हमेशा, और ये उसकी डायरेक्शन है स्मॉल r की। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, स्मॉल r की डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। और ये स्मॉल r का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा वो यहाँ लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो स्मॉल r है वो होगा कैपिटल R स्क्वायर रेडियस ऑफ द लूप प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें पता ही लग रहा है ना यहाँ से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है r और ये x जो है बेस है, तो दिस इज अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने साइड पे लिख लिया, हमारे काम आ सकता है, बाद में देख लेंगे इसको। तो लेट अस राइट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ये वाला डिस्टेंस r, इसका स्क्वायर। यहाँ पे साइन 90 कैसे आया इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखें, जो dl वेक्टर है इस पॉइंट से स्क्रीन से बाहर आ रहा है, dl वेक्टर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और ये जो r है वो स्क्रीन के ऊपर है। दोबारा सुनो, dl वेक्टर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और r स्क्रीन के ऊपर है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ लिखते हैं हेयर theta is 90 degree, the angle between dl vector and r vector, तो वो sin 90 हो गया। अब इसकी डायरेक्शन की भी बात करनी है हमें कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो अगर हम db वेक्टर लिखेंगे, therefore db वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाय r स्क्वायर। अब डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे along, यहां रिप्रेजेंट करेंगे उस डायरेक्शन को। अब बच्चे ध्यान से सुनो, dl वेक्टर आप सिंपली ऐसे मानेंगे कि एक आउटवर्ड करंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, और यहां पर आपका पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है। तो जो P वेक्टर है वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने थंब आउटवर्ड रखना है, और यू विल सी कि जो फिंगर्स हैं वो ऐसे घूम रही हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें P पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है। तो ऐसे टेंजेंट बना के बताते हो ना हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब वो जो dB वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस R वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है ना। R वेक्टर ये है, dB उसके परपेंडिकुलर है। तो लेट मी डिनोट हेयर, ये हमारे पास PM बोल देते हैं इसको, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये डायरेक्शन होगी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की, इसका नाम रखेंगे dB वेक्टर। तो ये जो dB वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलोंग PM वेक्टर है, ठीक है। तो ये अभी हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड लिखी विद डायरेक्शन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सेम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट ले लें, वहां पर अगर हम स्मॉल करंट एलिमेंट ले लें छोटा सा, उसका नाम रख देते हैं लेट अस सपोज DE। इस केस में हमारा करंट इनवर्ड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हम इस पॉइंट पर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस आएगा सेम आएगा R, और डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसकी डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा dB वेक्टर। तो दूसरे केस में हमारे पास जो अगर हम एक और करंट एलिमेंट कंसिडर कर लें तो उसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वेक्टर इस R के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। तो दिस इज सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। तो if DE is another current element at diametrically opposite position of CD, ठीक है, then the magnetic field सेम फॉर्मूला बनेगा dB वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL by R square, but now the direction is along
पी एन वेक्टर, यहाँ हम एन लगा देते हैं बताने के लिए कि अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो पी एन वेक्टर क्या लॉन्ग है। तो दो स्मॉल करंट एलिमेंट्स की ये दो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास आ गई जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। ओके, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनको रिजॉल्व करके देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे रिजॉल्व, ध्यान से देखें। तो लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज फाई, ये वाला एंगल हम फाई मान लेते हैं। ये एंगल किस किस में है, ये एंगल है रेडियस में और आर में, ठीक है। रेडियस में, ध्यान से देखो, रेडियस में और आर में एंगल फाई मान लिया हमने। अगर ये एंगल फाई है बच्चों तो यहां पर ये वाला एंगल भी फाई बनेगा। ये कैसे पता चला मुझे, ध्यान से देखो, इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है और इस आर के परपेंडिकुलर पीएम है। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल फाई है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी जो एंगल होगा वो एंगल फाई होगा। सेम कंडीशन जो हम फ्रिक्शन में भी लगाते थे। तो अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा। अगर ये वाला एंगल फाई आ गया तो मतलब डीबी के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा विच इज डीबी कॉस फाई और दूसरा कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा डीबी साइन फाई। अब ऐसे ही नीचे वाले पार्ट के लिए भी देखते हैं। ये वाला एंगल ध्यान से देखो फिर से, ये भी एंगल फाई होगा सेम, क्योंकि वही आर है, एक्स भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ये एंगल फाई है। अगर ये एंगल फाई है तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारे पास ये पी एन वेक्टर है। तो फिर से ये एंगल फाई आ गया। अगेन वी हैव टू कंपोनेंट्स। इस डीबी का एक कंपोनेंट यहां आ गया जो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा डीबी कॉस फाई, इसमें ऐड हो जाएगा एक और डीबी साइन फाई नीचे चला जाएगा इसके अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डीबी साइन फाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला डीबी साइन फाई इस डीबी साइन फाई से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों डीबी कॉस फाई ऐड हो जाएंगे। तो ये दो जो डीबी कॉस फाई मुझे मिले हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ये वाले जो दो करंट एलिमेंट हमने माने थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अगर हम सारे लूप को इंटीग्रेट करें, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें एक्चुअली इस डीबी कॉस फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर साइन फाई सारे कैंसिल हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट्स, और कॉस फाई वाले कंपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे। तो मींस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास आ जाएगी बी नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB cos phi। तो दिस इज द आंसर। और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स ऐड होकर रिजल्टेंट आ रहा है वो एक्स के अलोंग आ रहा है। तो जस्ट अभी हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब कर लेते हैं सॉल्व। dB यहाँ पे पुट कर देते हैं, बहुत आसान है। इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। देखो ये आर स्क्वायर जो है इट इज कांस्टेंट, क्योंकि जब आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे ना तो आर की वैल्यू तो नहीं चेंज होनी। हर जगह आर की वैल्यू जो है, ये वाला जो आर है स्मॉल आर, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो डीबी में स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास कॉस फाई भी है, कॉस फाई भी जो है वो भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। देखो जब आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाई एंगल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है सब बच्चों को ना, फाई में कोई चेंज नहीं आएगा ऐसे जब आप अलोंग द सर्कमफ्रेंस चलोगे। जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर डीएल रहना है, ठीक है। इसको अभी हमने सॉल्व करना है। तो आ गया रिजल्ट हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉस फाई। कॉस फाई का मतलब है इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं कॉस फाई। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये कॉस फाई की वैल्यू, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। और डीएल की इंटीग्रेशन, डीएल इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर वायर और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डीएल की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी सरकमफ्रेंस, मतलब ये 2 पाई कैपिटल आर के बराबर आएगी। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं। ये बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब स्मॉल आर की वैल्यू यहां से यहां पुट कर सकते हैं, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2। स्मॉल आर की वैल्यू जब पुट करोगे तो वो आएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है ना यहाँ पे, और यहाँ 3 है तो पावर होगी 3/2। तो दिस इज योर आंसर। और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी सी डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में। अगर हमारे पास करंट ऐसे चलेगा तो हमारा थंब इस तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बनेगी बी वेक्टर, एंड इफ दिस इज एक्स दिस इज आर, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे याद कर लो, या स्मॉल आर के टर्म्स में भी कर सकते हैं। इफ दिस इज योर स्मॉल आर, ये वाला डिस्टेंस, तो फिर ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। दिस इज 2r³। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो लेफ्ट साइड बनेगी, और अगर करंट ऐसे चल रहा है जैसे हमने अभी बनाया था, ऐसे अगर चल रहा है करंट, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ बनेगी बी वेक्टर, एंड द रिजल्ट इज सेम। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। एक केस है कि अगर P पॉइंट जो है वो सेंटर पे चला जाए, P पॉइंट इज एट सेंटर। हाँ जी, तो सेंटर पे क्या होगा, x 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में जब आप x को 0 पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, x को 0 पुट कर दिया, नीचे बचेगा r की पावर 3, तो ये कट जाएगा इसके साथ। तो वही आपके पास सर्कल वाला फॉर्मूला आ गया जो हमने सेंटर वाला लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, क्या था वो, इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो सेंटर पे सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई। दूसरा स्पेशल केस है एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मींस इफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर लेके चले जाएं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी चला जाए, तो सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड विल अप्रोच टू 0। और इसमें अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो उस केस में फिर n से मल्टीप्लाई कर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड को, सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। करंट सेम सेंस में है, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के सारे फॉर्मूले याद रखना। एक तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया, और एक और केस है कि इफ x इज ग्रेटर देन r, मतलब पॉइंट फार अवे है लूप से, r ये है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर है, यहां पर है, x हमारा काफी बड़ा है, r छोटा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, कैपिटल R को निग्लेक्ट करना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो कैपिटल R को अगर निग्लेक्ट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये न्यूमरेटर ऐसे ही आ गया। कैपिटल R को यहाँ पे 0 करना है, तो x की पावर 3 बचेगी, 2x³। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन तो है ये मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं मैं। अगर आपने वेरिएशन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो x³ की वेरिएशन है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है म्यू नॉट आई बाय 2r, और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ भी है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफिकल वेरिएशन देख लेते हैं। तो इस केस में मान लो ये सेंटर है, और ये हमारे पास एक्सिस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है बच्चे, म्यू नॉट आई बाय 2r। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है, जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³, है ना। तो x³ वाला ग्राफ बनेगा, शेप ऐसी बनेगी, दोनों साइड जल्दी फॉल करती है। तो दिस इज द ग्राफ विच इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर हमारा x चल रहा है सेंटर से, ये पॉजिटिव x चल रहा है, और इस तरफ नेगेटिव x चल रहा है।
तो दिस इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब एक्सिस वाले जो रिजल्ट्स हैं बच्चों, ये काम आ सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, लाइक दिस। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये लूप है हमारे पास और एक थोड़ी बड़ी लूप है ऐसे, ठीक है। दोनों के सेंटर जो हैं वो एक ही पॉइंट लाइन पर हैं, ये सेंटर्स मान लो दोनों के। और यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा P पॉइंट। इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस लूप से है 3 सेंटीमीटर और इस लूप से है सेंटर से 4 सेंटीमीटर। ये डाटा सारा गिवन है। इसकी जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर और इस लूप की जो रेडियस है बड़ी वाली की वो है 4 सेंटीमीटर। दोनों में करंट है I1 एंड I2 एंड द करंट्स आर 1 एम्पेयर। ऐसे करंट चल रहा है इस केस में, इट इज 1 एम्पेयर। चलिए, तो ये हमारे पास दो लूप्स का अरेंजमेंट है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड and direction of current in bigger loop so that B net at P is 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए करंट की डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। अगर बच्चों यहाँ पे करंट सेम सेंस में हम बना दें, जैसे ये ऐसे करंट है, अगर हम इसी सेंस में बना दें मतलब, तो उस केस में फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर ऐड हो जानी है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो करके दिखाते हैं आपको। ये अगर मान लो करंट की डायरेक्शन है बड़ी लूप के लिए और ये पॉइंट है, तो अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपका थंब इस तरफ आएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरफ आएगा थंब। और दूसरी लूप के लिए भी हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड थंब रूल फिर से लगाओ। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग थंब आपका सेम डायरेक्शन में ही आएगा। तो दोनों ही केसेस में थंब सेम डायरेक्शन में आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगी अगर करंट की सेंस सेम हुई। लेकिन अगर करंट की सेंस ऑपोजिट ले लें, यहाँ पे करंट अगर ऑपोजिट ले लें हम, तो फिर आप देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। देखो ये हमारे पास एक लूप है, इसकी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इधर बन रही है, राइट हैंड थंब रूल से पता चल रही है ये चीज। सेकंड लूप की देखो, सेकंड लूप की अगर मान लो हमने डायरेक्शन ऐसे मानी करंट की, अब आप अपना राइट हैंड यूज करें और देखेंगे कि भाई जो थंब है ये आउटवर्ड है स्क्रीन के, ये इनवर्ड है स्क्रीन के। ऐसे आपके फिंगर्स घूमेंगे इस तरह से। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर थंब आपका इस तरफ आएगा, ठीक है, थंब इस तरफ आएगा। ये B1 है, ये B2 है, तो तभी कैंसिल होंगे अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसे आइडेंटिफाई हो गई। अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो हमारे पास एक्सिस वाला फॉर्मूला है B1 इज इक्वल टू B2 करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो B1 इज म्यू नॉट इंटू I इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 0.03 का स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दिस इज B1 एंड दिस इज इक्वल टू B2 और B2 इज म्यू नॉट टाइम्स I मुझे पता नहीं, वो मुझे फाइंड करना है, लेकिन इसकी रेडियस मुझे पता है 0.04 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में तो सेम फैक्टर ही आएगा क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही बनेगा। 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2। तो डिनोमिनेटर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो गया और I आ गया हमारे पास 0.03 का स्क्वायर अपॉन 0.04 का स्क्वायर इंटू 1। तो 1 तो है, ये छोड़ो, तो इसको आप सॉल्व कर लें, 9/16 आ जाएगा आपके पास। 9/16 मीन्स 0.56 एम्पेयर। चाहे आप इसमें यूनिट्स की कन्वर्जन भी ना करते तब भी आंसर सेम आना था, लेकिन चलो ऐसे ही सिस्टम में हमने कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाए।
हाँ जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन लूप, इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक बड़ी लूप है, हमारे पास एक बड़ी लूप है यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, और इसमें जो करंट है वो ऑपोजिट सेंटर, ऐसे ये करंट इसमें ऐसे चल रहा है, ठीक है। और हमें इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर दो फॉर्मूले लगेंगे, एक फॉर्मूला लगेगा इसके सेंटर वाला और दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसके एक्सिस वाला। डाटा गिवन है हमारे पास, इसमें करंट आई है, रेडियस आर है, इस केस में जो रेडियस है दैट इज आर बाय 2 और जो करंट है इस केस में दैट इज आई बाय 2, ठीक है। और हमें यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखें, अपनी फिंगर्स को अगर आप घुमाएंगे लाइक दिस, राइट हैंड के फिंगर्स को, ये वाला पोर्शन आउटसाइड द स्क्रीन है, ऐसे घुमाएंगे तो थंब ऊपर आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगी। इसको कंडक्टर 1 बोल देते हैं और इस वेक्टर को बोल देते हैं B1 वेक्टर, तो ये ऊपर की तरफ बन गई। इस केस में अगर हम देखें सेम पॉइंट पर, तो सेम पॉइंट पर फिंगर्स को घुमाएं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो आपकी फिंगर्स ये पीछे है स्क्रीन के, ये स्क्रीन के आगे है, तो ऐसे घुमानी है फिंगर्स लाइक दिस, पॉइंट यही है। तो देखो जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड आएगी B2, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ऑपोजिट आएंगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, B1 सेंटर वाला लगेगा फॉर्मूला, सेंटर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। आई की जगह मेरे पास है आई बाय 2 और r की जगह मेरे पास है r बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वही सेम चीज आ गई, ठीक है। B2 के केस में फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी गिवन है r, ये मैं बताना भूल गया, ये डिस्टेंस भी r है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r ही है, तो यहां पुट करेंगे अभी सारा कुछ, तो ये बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, नीचे बन गया 2r स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 3/2 अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, ठीक है, और r स्क्वायर के साथ 2 कैंसिल हो गया और एक बचा हमारे पास r क्यूब में से ये क्यूब स्क्वायर से कट गया, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया जी 4√2 म्यू नॉट आई बाय 4√2r। तो दिस इज द सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज ड्यू टू दिस बिगर लूप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम देखना है कि बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है। देखिए ध्यान से, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बड़ी है क्योंकि इसके नीचे वाला जो फैक्टर है वो 2r है, ये मैग्नेटिक फील्ड छोटी है, इसके नीचे वाला जो फैक्टर है दैट इज 4√2r, है ना, तो B1 इज ग्रेटर देन B2, ऐसे एनालाइज कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब जो B नेट होगा वेक्टर फॉर्म में वो होगा B1 वेक्टर चलो मत लगाओ, मैग्नीट्यूड ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, और डायरेक्शन होगी अप, है ना, तो अप डायरेक्शन को आप J कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन चीजें पहले बाहर लिख लेते हैं, अंदर बचा 1/2 माइनस 1/4√2 J कैप, तो ये हमारा आंसर है। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गया फॉर्मूला, तो फिर ये आंसर आपके सही नहीं आएंगे। फॉर्मूला रिकैप, I current, finite length, conductor, this is observation point, this is A, this angle is phi1, this angle is phi2, then magnetic field at point P is mu naught I by 4 pi A sin phi1 plus sin phi2. Infinite conductor, this is point P, this is A, magnetic field is mu naught I by
2 पाई a. Semi infinite conductor. This is point P at distance a from the current carrying conductor. Then magnetic field at point P is mu naught I by 4 pi a. इसकी हाफ होती है, 2 pi a की हाफ होती है, ऐसे याद रख सकते हैं. डायरेक्शंस की बात करेंगे, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड. तो स्ट्रेट कंडक्टर के ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं. इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है. एक है वो पता ही आपको, एक्सिस पे, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पर अगर पॉइंट P है, दिस इज केस नंबर 4, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सिस पे वो होगी 0. नेक्स्ट इज सर्कुलर कंडक्टर. सर्कुलर कंडक्टर में करंट चल रहा है जी क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2r. ठीक है. और अगर करंट चल रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, देन मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड बट द मैग्नीट्यूड इज सेम. ठीक है, म्यू नॉट I बाय 2r. सर्कुलर आर्क, अगर आपके पास एंगल अल्फा की आर्क है, ये ऐसे एंगल अल्फा बना रही है एट द सेंटर एंड दिस इज करंट. राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की इस केस में, क्योंकि ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क इज, पहले सर्कल की लिख लो, म्यू नॉट I बाय 2r और इसको अल्फा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. आप इसको चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ L एंड R, आप इसको लेके जा सकते हो. हेयर अल्फा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. ये चीज वहां पे पुट करी जा सकती है. अगर आपको अल्फा की बजाय लेंथ और रेडियस गिवन है तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास सर्कुलर आर्क हो गई. लास्ट फॉर्मूला एक्सिस वाला, लूप के एक्सिस पर थोड़े पैरामीटर चेंज करूंगा अभी मैं. लेट अस सपोज इसकी रेडियस a है और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है. तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी अगर करंट ऐसा है, और वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर, ऊपर रेडियस का स्क्वायर, नीचे 2 का फैक्टर, पाई नहीं आएगा इस केस में, और उसके बाद नीचे लिखना है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर उसकी पावर 3/2. तो दिस इज द रिजल्ट फॉर सर्कुलर लूप. ये सारे फॉर्मूले याद कर लो. इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. डायरेक्ट फॉर्मूले लगने हैं, बस लगाने आने चाहिए, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है. ये हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस आप लोगों ने ट्राई करनी है. ठीक है. ऐसे हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इस शेप का. इधर से भी ये इन्फिनिटी पे जा रहा है और यहां से भी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से आया. ठीक है. और यहाँ पे करंट आई है. ये वाला जो पोर्शन है, मतलब मैं नहीं बता रहा कैसे है, वो आपने सोचना है किस तरीके से है. ये हमें डायग्राम गिवन है और हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. दिस इज पॉइंट P. इस छोटे से पार्ट की जो रेडियस है वो हमें गिवन है. ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल a, दैट इज गिवन. ठीक है. चलिए करो ट्राई. कैसे करना है? 3 कंडक्टर्स मानने हैं. एक ये यहां से लेकर यहां तक हो गया स्ट्रेट, सेकंड ये सेमी सर्कल, और थर्ड ये वाला सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट. तीनों को अलग अलग बनाएंगे. ये हमारे पास पहला कंडक्टर, करंट आई, इसका डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से a, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर हम लिखें, पहले डायरेक्शन देखते हैं. थंब इस तरफ, फिंगर्स घुमाई, यहां से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड आ रही है. ठीक है. करके देखो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है B1. B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन सेमी इनफाइनाइट 4 पाई a. इनफाइनाइट हो तो नीचे 2 पाई a आता है, सेमी इनफाइनाइट है तो 4 पाई a आएगा, और डायरेक्शन इज डॉट, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. इस केस में ना आउटवर्ड डायरेक्शन में z एक्सिस दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम डॉट की जगह यूज कर लेंगे
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और उसके साथ हम लगा देंगे यहाँ पर के कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट अलग से डायग्राम बना लो, ये वाला, ये बना लिया मैंने अलग से सेमी सर्कल, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ऐसे करंट चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड फिर से आउटवर्ड आ गई, और ये रेडियस ए है, तो सेमी सर्कल है ये। फुल सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, सेमी सर्कल की इसकी हाफ हो जाएगी, है ना। तो इसकी हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो B2 है वो आ गया जी म्यू नॉट आई बाय 4, r की जगह रेडियस हमारे पास a है, ठीक है, और डायरेक्शन इज k कैप, वो हमें पता लग गया आउटवर्ड है। ये दूसरी चीज आ गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट कंडक्टर सॉल्व हो गया, सेकंड सॉल्व हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम करंट इसके लिए ना ऐसे बना लेते हैं, ये करंट है हमारा, ठीक है, आई करंट जो जेड एक्सिस के अलोंग था, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसके एग्जैक्टली ऊपर, देखो ये करंट जो जेड के अलोंग है उसको मैंने ऐसे बना लिया। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी यहां पर है, और उस पी का डिस्टेंस यहां से ए ही है, ठीक है, और ये है ये सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा B3 के लिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, बट द प्रॉब्लम इज डायरेक्शन किस तरफ बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अपना थंब रखो राइट हैंड का आउटवर्ड और फिंगर्स घुमाओ, तो P पॉइंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। मतलब P पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो B3 वेक्टर है वो इस तरफ चली जाएगी, इस तरफ मतलब एक्स एक्सिस के ऑपोजिट, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन हो गई माइनस आई कैप। तो ये B3 है। तो तीनों वेक्टर्स हमें मिल गए, B1 मिल गया, B2 मिल गया, B3 मिल गया, और जो हमारा रिजल्ट है बच्चे वो आ जाएगा B नेट वेक्टर B1 वेक्टर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, दोनों में आ रहा है, B1 में भी आ रहा है सेम फैक्टर, B3 में भी आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं के कैप माइनस आई कैप, ठीक है। और एक ये वाला फैक्टर है प्लस म्यू नॉट आई बाय 4a के कैप, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम।